नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण कहानियों पर चर्चा करेंगे जो हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में हैं। कौन कौन सी कहानियां हैं एक बार देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुनिया का अनमोल रतन, कानों में कंगना, उसने कहा, आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, ईदगाह, गैग्रीन, राही और राजा निर्वसिया, सिक्का बदल गया, परिंदे, चीफ की दावत, कोसी का घटबार, लाल पान की बेगम और राजा निर्वसिया 2 बार हो गया। तीसरी कसम, पिता और इंस्पेक्टर, माता दिन चांद पर, अमृतसर आ गया, भोला राम का जीव और जामुन का पेड़। 22 कहानियां जो हैं हमारे सिलेबस में हैं और 22 कहानियों पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके विषय में, लेखक, प्रकाशन वर्ष और उसके पात्र सभी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा एक टोकरी भर मिट्टी। कहानी जो है आती है एक टोकरी भर मिट्टी। लेखक कौन है? माधवराव सप्रे हैं। कौन? माधवराव सप्रे। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1901। कहीं कहीं पर 1900 मिलता है, कहीं कहीं पर 1901 मिलता है। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित है? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित है। देवी प्रसाद शर्मा ने माना इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। किसने माना? देवी प्रसाद शर्मा ने। इसमें पात्र कौन है? विधवा औरत, 5 वर्षीय पोती और जमींदार। इसका विषय क्या है? एक टोकरी भर मिट्टी में इसका विषय है जमींदारी व्यवस्था एवं उससे शोषण की कथा है। जमींदार का हृदय परिवर्तन, कटु यथार्थ से आरंभ एवं आदर्श में परिणित, तात्युगीन सामाजिक कानूनी स्थिति का चित्रण। उसके बाद कुछ कथन है, जैसे नहीं या टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। जमींदार से कौन कहता है? बूढ़ी औरत जो है विधवा, वो कहती है। तभी महाराज नाराज ना हो तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी ना उठाई जाती। सॉरी, ये जो है नहीं, एक टोकरी मिट्टी जो है हमसे नहीं उठाई जाएगी, एक टोकरी हमसे नहीं उठेगी, ये जमींदार कहते हैं बूढ़ी औरत से। फिर बूढ़ी औरत कहती है, महाराज नाराज ना हो तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। ये कौन कहती है? वृद्धा औरत जो विधवा है। उसके बाद संपूर्ण सार है कि एक टोकरी भर मिट्टी में भार है दबाव से बेदखल करने का, मिट्टी से अपनत्व का, महत्व का, संपूर्ण जीवन की व्यथा कथा और सबसे संबंध स्मृतियों का पुंज है। ये था एक टोकरी भर मिट्टी के बारे में। अब अगला देखते हैं। अगला जो है हमारी कहानी वो है चंद्रदेव से मेरी बात। चंद्रदेव से मेरी बात। इसमें जो है इसकी लेखिका कौन है? बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जो हैं इसकी लेखिका हैं। इसका समय क्या है? चंद्रदेव से मेरी बातें, इसका समय है 1904। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। पात्र जो हैं इसमें कौन है? स्वयं लेखिका और भगवान चंद्र देव है। शैली कैसी है? पत्र शैली है इसमें। इसका विषय जो क्या है वो है कि चंद्रदेव से अर्थात चंद्रमा से बातचीत को माध्यम बनाकर भारत में अंग्रेजी राज्य की
स्थापना से राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था में आए परिवर्तनों पर कटाक्ष किया गया है। उसके बाद अर्थ नीति और राजनीति से संबंधित इसमें बातें हैं। निबंधात्मक कहानी है। कैसी कहानी है? निबंधात्मक कहानी है। प्रथम विज्ञात्मक कहानी लॉर्ड कर्जन पर व्यंग, राजनीतिक, पत्रात्मक एवं एकालाप शैली की कहानी है। इसमें जो किस बीमारी का जिक्र है? इसमें प्लेग महामारी का जिक्र है, जिसमें चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य पर भी, शिक्षा पर भी कटाक्ष है। नारी दशा की स्थिति की बिजली के माध्यम से चित्रित किया गया है। प्रमोशन में घूसखोरी का भी वर्णन है और तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन अपने पद पर बने रहना चाहते हैं, पर जनता इन्हें नापसंद करती है। ये सारे जो हैं शॉर्टकट पॉइंट हैं, एकदम पॉइंट जो हैं ये एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है। अगली कहानी देखते हैं। 2 कहानियां हम लोग देख चुके हैं। अगली कहानी है हमारी दुलाई बाली। कौन सी है? दुलाई बाली। दुलाई बाली की लेखिका जो है वो कौन है? लेखक जो हैं वो है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जो है इसकी लेखिका हैं। रचना वर्ष इसका क्या है? 1907। दुलाई बाली का समय है 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। रामचंद्र शुक्ल ने दुलाई बाली को हिंदी की प्रथम कहानी माना। किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें जो पात्र हैं वो कौन है? बंसीधर, जानकी, सीता, नवल किशोर और दुलाई बाली जो इसमें है पात्र हैं। दुलाई बाली में पात्र हैं बंसीधर, जानकी, सीता, नवल किशोर और दुलाई बाली। इसमें जो विषय है वो क्या है? हास्य विनोदपूर्ण कहानी। कौन सा विषय है? हास्य विनोदपूर्ण कहानी। नव विवाहिता की मनोदशा का आंकन। स्थान जो है काशी, दशामेश घाट और इलाहाबाद, मिर्जापुर, मुगल सराय, प्रयागराज। ये जो है स्थान क्रम वाइज हैं। ये पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में, पूछे भी गए हैं, महत्वपूर्ण है। कथन जो है, क्या कथन है? हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। कौन कहता है? बंसीधर। किससे कहता है? अपनी पत्नी से। उसके बाद लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता, आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। कौन कहता है? जानकी। जानकी कौन है? बंसीधर की पत्नी। उसके बाद हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है। कौन कहता है? जानकी बंसीधर से नवल किशोर के बारे में, क्योंकि उसे जानकी को जो था वो नवल किशोर की हंसी अच्छी नहीं लगती थी और नवल किशोर भी साथ में जा रहा था। दोनों एक जान को काबिल हैं। लेखक कहता है बंसी और नवल किशोर की मित्रता पर। नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए, देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही पर रहेगा तो देश में ही। कौन कहता है? बंसीधर ये बात कहता है। महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये। उसके बाद यह क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। बंसीधर दुलाई बाली को, दुलाई बाली जो है वो बंसीधर को एक निगाह से देखती है, इसीलिए बंसीधर ये बात कहता है। उसके बाद आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। कौन कहता है? बंसीधर कहता है। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही
कितनी होती है, ये बात कहता है नवल किशोर। उसके बाद, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे, जानकी कहती है नवल किशोर की पत्नी से। इसके विशेष क्या है उसे भी देख लेते हैं। विशेष में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इस कहानी में जो 1907 में लिखी गई आंचलिक भाषा का प्रयोग भी खूब दिखता है। इसे उन 3-4 प्रौढ़ा स्त्रियों के वार्तालाप में देखा जा सकता है। अरे जैसे, अरे इनकर मनई तो नहीं अलेन आइलेन हो, देख हो रोबत करत ईन। ये जो है दूसरी औरतें जब ट्रेन में दुलाई वाली बैठी होती हैं तो बातें होती हैं। दूर बहुरई ई जाननी, जाननी गाड़ी थोड़े है, जनानी गाड़ी थोड़े है। अरे नहीं जनलू, अरे नहीं जनलू पयाग जी, जहाँ मनई मकर नह जाला, यानी मकर नह जाला कहाँ, इलाहाबाद में। ऊ मेहरारुबा बड़ी उजबक रहेल, भला कऊ के चिल्लाए से रोलबे कहू खड़ी होला। नहीं भैया हम पाँचे कहाई के कौसे कछु कही, अरे एक के एक करत ना बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए। बंग महिला की दो कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें एवं दुलाई वाली हैं, दोनों नेट जैरब के सिलेबस में महत्वपूर्ण हैं। अब अगली कहानी आती है हमारी दुनिया का अनमोल रतन। दुनिया का अनमोल रतन जो है किसकी कहानी है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। इसके लेखक जो हैं वो कौन है, प्रेमचंद्र हैं। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका, 1907 ईस्वी। जमाना पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, फिर 1907 में ही सोजे वतन संग्रह में सम्मिलित की गई। इसमें जो पात्र हैं वो कौन है, दिलफगार और दिलफरेब। दिलफगार नायक है और दिलफरेब नायिका है इस कहानी की। इसके विषय में क्या है, देश प्रेम की भावना, प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं कविता का चित्रण, 3 रतन पवित्र आंसू, सती की राख। और 3 रतन जो कौन कौन से हैं, 3 रतन पवित्र आंसू, सती की राख और देश में सेवा में गिरा खून का कतरा, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि खून का वह आखिरी कतरा जो देश की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज है, कथन के। उसके बाद ये जो है तीसरा रतन है। उसके बाद कुछ कथन है कि तब मैं तुम्हारी गुलामी कबूल करूंगी, मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी, तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। एक स्त्री जो स्वतंत्र शासिका है, तद्विगीन मानस में जकड़ी गुलामी को प्रस्तुत करती है। प्रेम में समर्पण होता है, लेकिन गुलामी से उस दौर का चित्रण है। उसके बाद है कि देशभक्ति व स्त्री मुक्ति की चर्चा है। मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल होता है। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौड़ी। भाषा और सोच पर विचार करें। इसमें जो है धूमिल अपनी भाषा की वजह से आलोचकों की आंख की किरकिरी बने रहे, तभी उन्होंने लिखा कि भाषा में भदेश हूँ फिर भी उत्तर प्रदेश हूँ। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना है अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं है। कौन कहता है? सैनिक। अब आ जाते हैं कानों की कंगना।
कानों में कंगना कहानी पर चर्चा करते हैं। कानों में कंगना कहानी जो है, इसके लेखक कौन है? राजा राधिका रमण प्रसाद। राजा राधिका रमण प्रसाद जो हैं, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912। किस पत्रिका में छपी? इंदु पत्रिका में। इसमें पात्र हैं कौन कौन? नरेंद्र, किरण, योगीश्वर और किन्नरी मोहन, ये जो है इसमें पात्र हैं। इसमें विषय क्या है, यानी किस पर ये आधारित है? वासना एवं प्रेम में अंतर पर, स्त्री की सामाजिक स्थिति पर, पुरुष की निभार्थ प्रकृति का चित्रण पर, प्रकृति के माध्यम से प्रेम का उजागर पर शामिल विषय है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन है। जैसे कथन है, किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? अरे कानों में कंगना। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। किसका है? नरेंद्र का। अगला पॉइंट है कि आज क्या था? कौन शुभ अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिखी पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों में कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी मधुरी है। 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। उसके बाद, जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ लिया, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। किसने कहा? नरेंद्र ने। किसका नाम आया? कामदेव का। याद रखना जरूरी है। उसके बाद है, हाय नरेंद्र, यह क्या तुम इस बनफूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक लाज में बांधने? मुरादाबाद में किथरी बेस्या से भेंट होती है। इस काल कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम की ही समझो। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। दिन भर बहानों की माला गूंथ कर किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में संजक निर्जल डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। नरेंद्र का ये कथन है। उसके बाद, किरण, उसकी किरण आंखों में आंसू ना थे, मेरी नरेंद्र आंखों में दया ना थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो? नरेंद्र कहता है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति है। ये अत्यंत भावुक भाषा की शक्ति पर अधिकार रखने वाले लेखक थे। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आ जाते हैं उसने कहा कहानी पर। उसने कहा कहानी पर चर्चा करते हैं। उसने कहा कहानी किसकी है? कब प्रकाशित हुई? किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? उसने कहा जो कहानी है वो किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। किस पत्रिका में संकलित है? यह छपी थी सरस्वती पत्रिका में। इसमें पात्र जो हैं वो कौन है? लहना सिंह, होरा,
हाजरा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, अंतर सिंह, महासिंह और कीरत सिंह, पोलू राम और अब्दुल्ला। देखो इसमें उसने कहा कहानी में जो है पात्र याद रखना बहुत सरल है। कैसे? क्योंकि इसमें लहना सिंह, होजरा, हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, अंतर सिंह, महासिंह और कीरत सिंह, ये जो है सभी सिंह लग रहे हैं इसमें, तो इसमें सरल है कि याद रखना। उसके बाद इसका विषय जो है क्या है? पूर्व दीप्त शैली की कहानी है। कैसी है? पूर्व दीप्त शैली की कहानी है। प्रेम का आदर्श स्वरूप चित्रित है। त्याग एवं वीरता की कहानी है। पूर्व दीप्त शैली की कहानी है। प्रेम का आदर्श स्वरूप चित्र है। त्याग एवं वीरता की कहानी है। देश प्रेम की कहानी है और वचनबद्धता एवं उस हेतु कुर्बानी की कहानी है। फ्रांस और बेल्जियम में युद्ध की कहानी है। इसकी जो कथा वस्तु है वो क्या है कि बाल्य वर्ग लहना 12 बरस का और सूबेदारनी 8 बरस की है। एक लड़का लड़की बाजार में मिलते हैं जहां उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। रोज रोज मिलते हैं। कथा आगे बढ़ जाती है और देश प्रेम की ओर। उसके बाद है महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। सैन्य जीवनचर्या उसने कहा था, वहां मैंने कर दिखाया। किसने कहा? लहना सिंह ने। इसमें जो है अमृतसर का जिक्र है कि बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जबान में कोड़ों से उनकी पीठ छील गई और कान पक गए। उसने हमारी प्रार्थना की कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। किसने कहा ये बात? लेखक ने। अगला पॉइंट है कि यह बात नहीं कि उसकी जीभ नहीं चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है, लेखक कहता है। अगला पॉइंट है हट जा जीने से जोगिए, हट जा कमरवा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए, इक्का बान बम्बू काट वाले कहता है। उसके बाद है वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और वह रसोई के लिए बड़ियां। अगला पॉइंट है लड़की मगरे में मामा अंतर सिंह के वहां रहती है। लड़का माझे में गुर बाजार मामा के घर। तेरी कुड़माई हो गई, लड़का कहता है लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी तुम्हारी एंगेजमेंट जो है सगाई हो गई है। तभी लड़की कहती है दत्त हाँ हो गई, कल देखते नहीं यहाँ रेशम से कड़ा हुआ सालू आया है। लड़के की प्रतिक्रिया क्या है? एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, छाबड़ी वाले की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा, गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। ये जो है लड़की की सगाई होने के बाद लड़के की ये प्रतिक्रियाएं रही हैं गुस्से में। उसके बाद कुछ कथन है, जैसे नगरकोट का जल जला सुना था, यह दिन में 25 जलजले होते हैं। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं। यह कथन जो है किसका है? लहना सिंह का है। अगला कथन है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। कौन कहता है? फिरंगी मेम लहना को। उसके बाद है कि 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। कौन कहता है? लहना सिंह कहता है। उसके बाद है लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। कौन कहता है? हजारा सिंह सूबेदार कहता है।
अगला पॉइंट है, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। कौन कहता है? लहना सिंह। एक धावा मतलब एकता हो जाए तो गर्मी आ जाए। अगला पॉइंट है, हाँ देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। कौन कहता है? लहना सिंह कहता है। जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। कौन किससे कहता है? वजीरा सिंह कहता है लहना सिंह से। उसके बाद है कि लहना लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे और कोई जर्मन लपटन के भेष में आता है। जगाधारी जिले में नील गाय और उसके 2 फुट 4 इंच लंबी सींगे इत्यादि बातों में से उसे बातें ही बातों में लहना समझ जाता है। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। कौन कहता है? लहना सिंह कहता है वजीर से। 8 नहीं 10 लाख एक एक अकालिया सिक्का सिक्क 1.25 लाख के बराबर होता है। चले आओ चले जाओ, लहना सिंह कहता है वजीर सिंह से। अगला पॉइंट हमारा जो है, और हवा ऐसी चल रही है कि जैसे बाण भट्टी की भाषा में दंत बीड़ा उपदेश आचार्य कहलाती है। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो, जो मेरा माथा टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे को उसने कहा था वह मैंने कर दिया। कौन कहता है? लहना सिंह हजारा सिंह से। उसके बाद मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, लेखक कहता है। उसके बाद 25 वर्ष बीत गए और लहना सिंह नंबर 77 में जमादार हो गया। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान के घावों से मरा। 77 नंबर सिख राइफल जमादार लहना सिंह जो है हो गया। अब आते हैं, हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है आकाशदीप। आकाशदीप कहानी में क्या है? किसकी कहानी है? कब प्रकाशित हुई? किस पत्रिका में? किसमें संकलित है? आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या है? 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी आकाशदीप संग्रह में संकलित है। अन्य कहानी संग्रह है छाया 1912 की हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी संग्रह है। छाया जो है हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी संग्रह है। प्रतिध्वनि 1926 है। आकाशदीप 1929, आंधी 1931 है और इंद्रजाल 1936 है। अब आते हैं कि आकाशदीप में जो पात्र हैं वो कौन से हैं? पात्र जो हैं चंपा, बुद्धगुप्त, मणिभद्र और जया नायक आदि जो हैं पात्र हैं। किस विषय में वर्णित कहानी है? ऐतिहासिक रोमानी चरित्र प्रधान कहानी है। नारी जो है चंपा के अंतर द्वंद्व एवं मनोदशा का चित्रण कहानी का प्रमुख तथ्य है। चंपा का चित्रण कर्तव्यनिष्ठ, साहसिक एवं चारित्रिक दृढ़ता से युक्त नारी के रूप में किया गया है। प्रेम एवं घृणा का आंकन तथा असफल प्रेम की कहानी इसमें वर्णित है। जलदस्यु की जीवन की चुनौतियों का आंकन है। आकाशदीप का जलना चंपा के व्यक्तिगत जीवन के त्रसादी का प्रतीक है। आकाशदीप मुक्ति की कहानी है। स्वदेश के प्रति प्रेम
अंग्रेजों से मुक्ति, स्त्री और पुरुष की मुक्ति। इसमें जो हैं ये विशेषताएं हैं। अब आते हैं प्रमुख कथन। आकाशदीप में जो कथन है महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए, वो कौन कौन से हैं? मैं अपने अदृष्ट को अनिदृष्ट ही रहने दूंगी, वहां जहां ले जाए। कौन कहता है? चंपा का कथन है। यह क्या तुम स्त्री हो? कौन कहता है? बुद्धगुप्त। क्या स्त्री होना पाप है? कौन कहता है? चंपा। अगला है जल में बंदी होना कठोर परिचरों में से तो अच्छा है, चंपा का कथन है। उसके बाद है आज मैं अपनी प्रतिशोध का कृपाण अर्थव्य जल में डुबा देती हूँ, हृदय ने छल किया बार बार धोखा दिया। कौन कहता? चंपा। विश्वास कदापि नहीं, जब से अपने हृदय में विश्वास नहीं कर सकी तो तुम पे कैसे? किसका कथन है? चंपा का। मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। किसका है? चंपा का। मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। किसका कथन है? चंपा का कथन है। संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोक पूर्ण हो जाए। किसका कथन है? चंपा का। बावली हो क्या, यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो, तुम्हें क्या काम करना है? किसका है? बुद्धगुप्त का। ये लाइनें जो हैं वो भी पूछी गई हैं कि क्रम से कौन सी लाइन आई है। यहाँ नाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु के लहरें मानते हैं। किसने कहा? बुद्धगुप्त ने। मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ में विश्वासघात नहीं करूंगा। कौन कहता है? बुद्धगुप्त कहता है। ये थी हमारी कहानी आकाशदीप के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा। अब आते हैं हम अपना अपना भाग्य पर। अपना अपना भाग्य किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की है। प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी है। वातायन 1931 में संग्रह में संकलित है। किसमें संकलित है? वातायन में। अन्य संग्रह कहानी है फांसी 1929, वातायन 1931, नीलम देश की राजकन्या 1933, एका रात 1934, दो चुड़ियां 1935, पाजेब 1942, जय संधि 1949। उसके बाद प्रथम कहानी खेल जो है 1928 में होता है। पात्र जो है मैं शैली की कहानी, अतः नाम स्पष्ट नहीं। लेखक उसके वकील दोस्त और पहाड़ी बच्चा पात्र हैं। इसके विषय जो हैं वो क्या है कि भारतीय द्वारा किसी को भाग्य भरोसे छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से इति भी करने का चित्रण है। पहाड़ी क्षेत्र में व्यस्त गरीबी एवं तज्जनीत बाल श्रम की कहानी है। अपना अपना भाग्यवादी धारणा पर प्रहार करती है, जिसमें भयंकर आर्थिक विषमता अर्थात संपन्नता और विनता की जानलेवा अथाह खाई जो दिन प्रतिदिन चौड़ी और गहरी होती जाती है, मार्मिक चित्रण किया गया है। इसमें भारतीय पाश्चात्य स्त्रियों की चारित्रिक विशेषताओं और अंतर को दर्शाया गया है। राजा प्रजा शासक शासित शोषक शोषित का सजीव चित्रण भी खींचा गया है और अधिकार गर्व और अहम के नशे में चूर राजभक्त अंग्रेजी दा लोगों को अनावृत किया गया है। इसमें जो उद्देश्य है वो क्या है कि अपना अपना भाग्य के द्वारा लेखक जैनेन्द्र कुमार ने सामाजिक असमानता को समस्या को प्रस्तुत किया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हें भी देख लेते हैं कि समाज में गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना लेखक का उद्देश्य है। लेखक ने सामाजिक असमानता के प्रति तथा कथित बुद्धिजीवियों की उपेक्षापूर्ण उदासीनता एवं असमर्था को मनोवृत्ति पर
बल्क व्यंग किया है। उसके बाद है लेखक और उसका मित्र असहाय और बेबस बालक के प्रति अपनी जिज्ञासा जो है तो प्रकट करते हैं, लेकिन जब उसकी मदद करने का समय आता है तब वे अपनी हृदयहीनता और अमानवीयता का परिचय देते हैं। वे बालक की सहायता गर्म कपड़े देकर, खाना देकर, पैसे देकर और नौकरी की व्यवस्था कर सकते थे, पर उन्हें बालक की इस स्थिति को भाग्य पर छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसके बाद प्रमुख कथन आते हैं कि यह संसार, एक ही कथन है कि यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर चिंता की आशा करना। कौन कहता है? लेखक कहता है अपने दोस्त से। अब आ जाते हैं हम लोग ईदगाह कहानी पर। ईदगाह कहानी जो है वो किसकी है, इसके लेखक कौन है, कब प्रकाशित हुई, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई और इसके विषय है, पात्र हैं, वो सब देखते हैं। ईदगाह कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रकाशन वर्ष है अगस्त 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इसमें जो पात्र हैं वो कौन से हैं? हमीद, अमीना चौधरी, कायम अली, महमूद, मोहसिन, नूरा, शम्मी, आबिद, फाइशन, जुमराती जो हैं इसमें पात्र हैं। इसमें विषय वस्तु का है यानी विशेषताएं क्या हैं? बाल मनोवैज्ञानिक का सूक्ष्म आंकन, बाल मन की सहजता का आंकन, आशावादी जीवन की कहानी, गरीब में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती कहानी, भ्रष्ट पुलिस यंत्रणा की कहानी और ईद को लेकर बच्चों में होने वाले उत्साह का आंकन किया गया है। सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का आंकन है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे रमजान के पूरे 30 रोज के बाद ईद आई है। कितने रोज के बाद? 30 रोज के बाद। मेला जो है स्थली 3 कोस दूर है। कितनी दूर है? 3 कोस दूर है। चौधरी कायम अली आंखें बदल लें तो या सारी ईद मुहर्रम हो जाए, सुंदर कटाक्ष जो है करता है। हैजे से हामिद के पिता आबिंद का देहांत हो गया है। किस बीमारी से? हैजे बीमारी से। हमीद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। याद रखना जरूरी है क्योंकि कोटेशन में पूछ देगा। हमीद ने 3 पैसे में चिमटा खरीद लिया। उसके बाद खिलौने जो हैं वो किस किस ने खरीदे हैं? सिपाही और गुंजरिया, राज और वकील, भिस्ती और धोबिन, साधु और खजरी। सिपाही जो है गुजरिया ने खरीदा, राज ने, वकील और भिस्ती ने, धोबिन, साधु ने खंजरी। ये सब खिलौने 2-2 पैसे के हैं। महमूद ने सिपाही लेता है। खाकी वर्दी, लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक, ये महमूद सिपाही लेकर कहता है। मोहसिन जो है भिस्ती खरीदता है। ये जो हैं वो खिलौने हैं। सिपाही और गुंजरिया, राज, वकील, भिस्ती और धोबिन, साधु और खंजरी। तो मोहसिन जो है भिस्ती खरीद लेता है, फिर कहता है झुकी कमर ऊपर मशक। नूरे के जो है वो क्या? वकील खरीदता है और सम्मी, धोबिन, खंजरी खरीदता है। प्रमुख कथन है। कौन से कथन है देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। कि प्रमुख कथन है, किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए। कौन कहता है? मोहसिन कहता है। यह कम्युनिस्ट
टिबल पहरा देता है, तभी तुम बहुत जानते हो आजी हजरत यहाँ चोरी करते हैं। कौन कहता है? मोहसिन। हराम का माल हराम में जाता है, मोहसिन ही कहता है। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपत्रा से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। कौन कहता है? लेखक। तो ये था हमारी ईदगाह कहानी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब आते हैं हम रोज यानी गैगरीन कहानी। गैगरीन जो है हमारी रोज कहानी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें जो लेखक हैं कौन है? इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे जी जो हैं इसके लेखक हैं। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या है? 1931 ईस्वी से विपतगा संग्रह में रोज नाम से प्रकाशित होती है और 1990 में ईस्वी में विपतगा के 5वें संस्करण में गैगरीन नाम से प्रकाशित होती है। इसमें पात्र हैं मालती, महेश्वर, टीटी और लेखक। देखो मालती और भी किसी उपन्यास में जो है रचना में पात्र है, किसमें है? गोदान में। मालती मिस्टर मेहता उसमें कहानी में भी, उस उपन्यास में भी मालती जो है पात्र है। इसकी विषय वस्तु क्या है? मैं शैली की मनोवैज्ञानिक कहानी है, चरित्र प्रधान कहानी है, मध्यम वर्गीय मानसिकता का अंकन है और द्वंद्वग्रस्त मनोयोग का अंकन है, मानव जीवन की यांत्रिकता का अंकन करती कहानी है, नारी जीवन की विशेषता का अंकन है, नारी जीवन में विवाह पूर्व स्वच्छंदता एवं विवाह के उपरांत आने वाले दायित्विक से उत्पन्न निरक्षमता, यांत्रिकता, घुटन एवं निर्जीव जीवन के माध्यम अपना अस्तित्व खोजती नारी की कहानी है। यह कहानी वर्तमान दौर की उस मानसिकता का भी अंकन करती है कि जो आज माता पिता अपनी लड़की को उच्च शिक्षा तो दिलवाते हैं लेकिन उसे उसकी शिक्षा का पर्याप्त फल नहीं लेने देते हैं। बिल्कुल सही बात कही है। उसे वर्किंग वुमन नहीं बनने देते बल्कि उसकी शादी एक सरकारी सेवा में कार्यस्थ पुरुष या अन्य सेटल पुरुष के साथ करा देते हैं, जहां महिला को बाहर निकलने का भी अवसर नहीं दिया जाता है और वह घर में कार्य करती रह जाती है। तो ऐसी उच्च शिक्षा से क्या ही मतलब निकलता है? ये बात जो है बिल्कुल सही है। आजकल के ज़माने में यही हो रहा है। पिछले ज़माने में जो था कि ना तो इतनी शिक्षा दी जाती थी और ना ही वो योग्य बन सकती थी, पर आजकल इतना शिक्षित भी हैं पर योग्य बनने कुछ लोग हैं, माँ बाप ही नहीं योग्य बनने देते हैं और कुछ जो हैं ससुराल में जाकर भी नहीं बन पाती हैं। किसी किसी के माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं, किसी किसी के ससुराल वाले भी सपोर्ट करते हैं। अगला पॉइंट है कि बचपन की चंचलता, सरलता एवं जीवंतता का विवाह के पश्चात लुप्त होने की स्थिति की खोज, जीवन की एक रास्ता और व्यस्तता की बोध। ये जो हैं कहानियाँ, ये इस कहानी के विशेषताएं हैं। रोहिणी अग्रवाल का इसमें कथन है कि गैगरीन के नायक नायिका खिन्न अवशास्त्र और अंजन वियत में गुथे हुए प्रगाढ़तम रिश्ते की ढोते पति पत्नी हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्या बिंदु हैं? कि 4 वर्ष के बाद लेखक मालती से मिलने गया, विवाह के 2 वर्ष में ही बीते दिन भूल गई थी उसे। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके बाद उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अप्रत्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकम्य और घना सा फैल रहा था। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई सी मुख मुद्रा तनिक सी मीठे विस्मय से जागी और सी फिर पूर्ववत हो गई।
लेखक जो है मालती का मिलन का वर्णन यहाँ पर कर रहा है। यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई और विशेषताएं मालती पर। क्या कहता लेखक कहता है, ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। लेखक कहता है, उसके बाद मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वहां उसे उतर कर फेंकना चाहे पर उतर न पाए। कौन कहता है? लेखक। उसका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। कौन कहता है? महेश्वर। आपको तो खाने पर ही मजा क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। कौन कहता है? महेश्वर कहता है लेखक से। रोज ही ऐसा होता है। कौन कहता है? मालती। मालती 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। लेखक मन में कहता है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल भी नहीं आता। कौन कहता है? मालती। लेखक की स्मृति से बेदिन। किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। मालती अपने पिता से कहती है। मालती का जीवन अपने रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं थी। उसके बाद चोट बहुत लग गई बेचारे के। कौन कहता है? लेखक। इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। मालती कहती है, माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुमने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यहाँ अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। कौन कहता है? लेखक। तो ये था गैगरीन कहानी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे राही कहानी के बारे में। राही कहानी जो है वो क्या है? राही कहानी के बारे में देखेंगे और आज राही तक ही समाप्त कर देंगे इस शस्त्र को। उसके बाद हमारी जो कहानियां बचेंगी वो हम नेक्स्ट शस्त्र में रख लेंगे। राही जो है, इसके लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसका प्रकाशन वर्ष 1947 है। किसमें है? सीधे सादे चित्र में संकलित है। अन्य संग्रह क्या है? बिखरे मोती 1930, उन्मदी 1934, सीधे सादे चित्रण 1947। इसमें पात्र हैं कौन? राही और अनीता। राही जो है वो भी जेल में है और अनीता जो है वो भी जेल में है, दोनों ही जेल में है। पर राही किस वजह से जेल में गई है? गेहूं चोरी करने के आरोप में जेल में बंद मंगरोरी महिला। अनीता जो है वो किस काम के लिए जेल में गई है? स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी है। इसके विषय पर चर्चा करते हैं। मंगरोरी जाति का वर्णन इसमें है और संवाददाता एवं आत्मकथात्मक कहानी है। स्त्री वेदना की झलक है इसमें। राष्ट्रभक्ति का चित्रण है। देश की दरिद्रता का अंकन है और मानव धर्म की प्रतिष्ठा है। गरीबी एवं गरीबों की विषमता का अंकन है। भारतीय पिछड़े वर्ग की गरीबी एवं उन गरीबों की पुलिस द्वारा सताए जाने की कहानी है। कहानी का मूल उद्देश्य गरीबों की समस्या उजागर कर उसका समाधान करना है। सुभद्रा कुमारी चौहान एवं स्वयं स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। इसके बारे में आगे देखते हैं। जैसे नाज की गठरी किसने चोरी की थी? राही ने। कितने की थी? नाज की गठरी जो थी वो, उसमें कितना सेर गेहूं था? 5 से 6 सेर गेहूं था। सजा कितने साल की हुई थी? साल भर की। महत्वपूर्ण कथन है कि हम गरीबों की कोई सुनता नहीं सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। कौन कहता है? राही कहती है, क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे और बाजार में काम करने के बाद, भीख मांगने के बाद भी कुछ
नहीं मिला तो वो अपनी चोरी करके बच्चों को खिलाने के लिए चोरी की उसने, पर उसको वहां से पकड़कर जेल में डाल दिया गया। बच्चे उसके कचहरी भी गए पर उसे नहीं छोड़ा गया। उनका बाप मर गया। सरकार अनीता जब पूछती है राही से कि उनका बाप कहाँ है, बच्चे तो अपने बाप के पास होंगे, तो राही कहती है नहीं, उनका बाप मर गया है सरकार, जेल में ही उसे मारा था। यानी वो भी उसी जेल में मरा था, जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में मर गया। जब जेल में उसे उसकी पिटाई हुई थी और उसे भर्ती कराया गया तो अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है, उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। कौन कहता है? राही कहती है अपने पति के बारे में। फिर समाज के गरीब या असहाय लोगों की उत्थान व कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। यह बात कौन सोचती है? अनीता। कल तक जो खद्दर भी पहनते थे, ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में सत्ता आते ही कांग्रेस के भक्त बन गए। कौन कहता है? अनीता। और संसार की मृगरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं, सत्ता के ऊपर तक पहुंचने वाले कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कौन कहता है? अनीता। तो ये था राही कहानी के बारे में महत्वपूर्ण कथन। आज जो है हम राही तक ही चर्चा रखेंगे। कितनी कहानियां आज हम लोगों ने देखी हैं। आज जो है हमने एक टोकरी भर मिट्टी, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुनिया का अनमोल रतन, कानों में कंगना, उसने कहा, आकाशदीप, अपना अपना भाग्य और ईदगाह, गैग्रीन, राही, जो है आज हमने 10 कहानी देखी है। और हमारी अभी सिक्का बदल गया, परिंदे, चीफ की दावत, कोशिका घटवाल, लालपान की बेगम, राजा निर्बसिया, तीसरी कसम, पिता, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, अमृतसर आ गया, भोला राम का जीव और जामुन का पेड़, ये सब हैं हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। 10 कहानी जो है इस पार्ट में कंप्लीट कर ली हैं। आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।